और उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। आशुतोष जी की बात बीच में कट गई थी क्योंकि उनकी आवाज़ भी सही से मैं सुन नहीं पा रहा था। आशुतोष जी अभी आवाज जी आ रही है, पहले बताइए, आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी जी बताइए। चलिए कहिए। तो अभी प्रियंका जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बातों को उन्होंने, मुद्दों को उजागर करा कि क्या क्या देश में चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वे सब बातें सभी व्यक्ति जानते हैं। आज जनता को दिग्भ्रमित करना इतना आसान नहीं है। जनता पल पल की खबर को रखती है, देश के किस कोने में कहाँ क्या घटना घट रही है। छोटे से छोटा बच्चा हाथ में स्मार्ट टेलीफोन लेकर के चल रहा है, सबकी खबर रखता है। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से। कुछ मैं आप शुक्रिया आपका, आप इत्तेफाक रखते हैं। मैं कहता हूँ कुछ कार्यों को करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। लोकसभा में अपनी मेजोरिटी, राज्यसभा में आपकी कितनी मेजोरिटी है, किस बिल को पास करने के लिए आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, कितने सदस्य आपकी लोकसभा राज्यसभा में है। ऐसे बहुत से दाव पेच होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको पूरा करने के लिए। अब जैसे मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार, जैसा कहा जा रहा है राज्यसभा में 116 मेंबर है और 405 मेंबर आते हैं, तो काफी चीजों को करने में सफल होंगे, काफी निर्णयों को सभा में पास कराने में सफल रहेंगे। तो ये मोदी जी का नारा है। आपको उम्मीद है कि 400 पार होंगे? आपको उम्मीद है? देखिए, मैं इसका बतौर राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहा हूं, बतौर राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहा हूं, बतौर बीजेपी का सपोर्टर नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, लेट मी क्लैरिफाई। मेरे को राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आपने बुलाया, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता जी, मैं ना मेरे को बीजेपी ने जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीजों मेरा अपना जो सर्वेक्षण इसके मुकाबले में 10% माइनस प्लस दैट विल बी देयर। तो कहां से आएंगी ये सीटें? क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु से सारी सीटें जीत जाएंगे, केरला से सारी? क्योंकि 2019 में मैक्सिमम प्रदर्शन था मध्य में और उत्तर में, तो अब ये सीटें जाहिर है केरल से और तमिलनाडु से आएंगी। कथनी करनी रियलिटी, व्हाट वी सी एंड व्हाट इज द रियलिटी, दैट इज डिफरेंट। कहाँ क्या दावपेच, कहाँ क्या पॉलिटिकल दावपेच खेले जा रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव के दौर में हर पार्टी, ना केवल बीजेपी को मैं इसमें नहीं कह रहा दूर है, बीजेपी भी श्याम दंड भेद हर नीति को अपना करके चल रही है। कोई कसर नहीं छोड़ेगी अपनी सीटों को लाने के लिए। कितनी हद तक सफल होते नहीं होते ये परिणाम बताएगा, इस 4 तारीख को पता लगेगा। कोशिश तो यहाँ सबकी चल रही है, लेकिन कौन अपनी कोशिश में कामयाब होता है, कौन रह जाता है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ये हमको 4 तारीख को पता लगेगा। ठीक है, मैंने नहीं कहा कि 400 लेकर के आएंगे, नहीं लेकर के आएंगे, ये परिणाम 4 तारीख को पता लगेगा। आपने 10% लेस कह दिया है, यानी कि आपने कह दिया 40 सीटें से कम जाएंगी, यानी कि आपका जो अनुमान है वो 360 तक का है। आलोक सर का रुख कर लेती हूँ। आलोक सर, चुनावी, हाँ जी कुछ बोल रहे हैं आप? जी, मैंने कहा लगभग इसके आसपास का परिणाम रहेगा, 10% माइनस प्लस का। ठीक है जी, ठीक है। आलोक सर, ये चुनाव जैसे जैसे अगले चरण की तरफ बढ़ा वैसे वैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग हुआ बयानों की वजह से और मुद्दों की वजह से, लेकिन अब 7वें चरण में ऐसा लग रहा है पूरी तरह से दम लगा दिया है बीजेपी ने, जहां यूसीसी का भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इनका जिक्र हो रहा है, लेकिन आखिरी इस दौर में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पूरी जान लगा दी है। यूसीसी का जिक्र हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र हो गया, पीओके तो चल ही रहा है, लगातार चल रहा है, वो बड़े चेहरों की तरफ से चल रहा है। कृष्णा जी, सबको जोर लगाना है, क्योंकि आखिरी जो बचा है तो जितनी ताकत है। अभी आपने प्रियंका जी को सुना, या उसके पहले अमित शाह या प्रधानमंत्री भी जहां बोल रहे हैं, या जितने और उनके मंत्री हैं, राजनाथ सिंह घूम रहे हैं, गडकरी जी घूम रहे हैं, सारे लोग नेता जो घूम रहे हैं, वो तो अब पूरी ताकत, चूंकि पंजाब ऐसा, देखिए जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब मेरे हिसाब से, और यूपी का वो हिस्सा जो कल भी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, तो उसमें सारे इशू, बस खाली धन्यवाद प्रियंका जी का दिया करिए कि उन्होंने मान लिया है कि हम लोग सब अरबपति के मीडिया में काम करते हैं और हम सबको 1-1, 2-10 करोड़ रुपए मिलता है। रचना जी को, आपको भी मिलता होगा, मुझे तो नहीं मिलता, लेकिन ये है कि वो कहते हैं धन्यवाद करूंगा, इसीलिए मैंने कहा धन्यवाद करेंगे। हाँ, मीडिया में जो कह रहे हैं कि वो मीडिया ही सब कुछ जिम्मेदार है, वो गलत दिखा रहा है। हम प्रियंका जी को भी सम्मान करते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, मैं तो अभी भी कहूंगा रचना जी आपको इंटरव्यू दे दें, इसी में हम अनाउंसमेंट, यदि उनके लोग पूरा मॉनिटर करते हैं हमारी आपकी बात भी, वो आपको या हमारे किसी भी साथी को, जैसे हम कहते ही थे कि भाई उनको देना चाहिए, तो वो भी यदि देंगे और उसमें पूरा विदाउट एनी कट, जैसे अभी आपने भाषण सुनाया, पूरा प्रसारण की मैं भी निवेदन करूंगा चैनल से भी, और वैसे भी कोई भी ऐसा गड़बड़ नहीं करता है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के मुद्दे जिसमें खाली गाली देना है, लुगाइयां शब्द पता नहीं, आपको मालूम है, मैं तो गाँव का हूँ, मालवा मध्य प्रदेश राजस्थान में लुगाई अपनी पत्नी को कहा जाता है।
प्रियंका जी ने आज यही कहा कि लुगाइयां भेज रहे हैं। मतलब कंगना जी के लिए बुराई भी करना हो, लेकिन लुगाइयां शब्द इस्तेमाल किसी एक महिला के लिए वो अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मुझे इसको बड़ा अपमानजनक मैं मानता हूं। और जहां तक एक लाइन और बोलूंगा, समय अबुल जी फिर बीच में टोकेंगे। मणिशंकर अय्यर के साथ राजीव गांधी गए थे और मैं भी उसमें था। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार उठाइए, बैनर छापना पड़ा था, व्हेन ही सेज, मणिशंकर अय्यर जो डिप्लोमेट रहे हैं, उस समय डिप्लोमेट थे विदेश मंत्रालय के, मैं वहीं मौजूद था उस शाम को। उन्होंने कहा जो देश के सबसे, देश के लिए विदेश में, भारत के, उनका नाम था मिस्टर परिमू, पहला नाम सरनेम एन या जैन जो भी था, वो आपको देखने से याद आ जाएगा। उसका मैंने जिक्र भी कहीं किया है किताबों में भी उसमें, और वो हेडलाइन में है टाइम्स ऑफ इंडिया की। डू यू वांट टू डांस विद नैन्सी रेगन? हम लोग डिनर में जाने वाले थे, उनको जो लोकल वहां पर थे, ब्यूरो चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया के, या जो भी उनको कहिए आप, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट थे, हो सकता है स्टाफ में कितना सीनियर रहे, लेकिन सही बात यह है कि उनसे उन्होंने कहा, बुजुर्ग थे हमसे दुगनी उम्र के, डू यू वांट टू डांस विद नैन्सी? तो मुजरा कहो, डांस कहो, आप भाषा उर्दू कहो, हिंदी कहो, नाचना कहो, गाना कहो, आप गाते रहते हैं, मोदी का नाम गाना गाते रहते हैं, तो क्या हमारे लिए अपमानजनक नहीं है? तो मेरा कहना है कि ये सब भाषा चुनाव में, अरविंद जी बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्या कितनी भाषा में पूरे, आपको मेरे पास सारे भाषण कई रखे हुए हैं, कांग्रेसियों के ज्यादा होंगे, बीजेपी के भी होंगे, पहले के, क्या क्या नहीं बोला गया। ये तो बड़ी पुरानी आप बात बता रहे हैं, राजीव गांधी के जमाने की। तो भाई डांस पर आपने मुजरा शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट थे, अमेरिका में बैठ के आप कहें कि तू राष्ट्रपति के बीजेपी के साथ डांस करना चाहता है, ये क्या अंतर है? वो मुजरा करती है क्या नैन्सी रेगन? वो भी बड़ी थी और परिमू भी बड़े थे। ये तो इनकी भाषा है कांग्रेस की। तो इसको स्वीकार कर लिया जाए कि ये चलता है चुनाव में, चलता रहा है। उनके डिप्लोमेट जो सबसे बड़े सलाहकार आज भी ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अच्छे सेंस में भी हो सकता है। अरविंद जी का एक छोटा सा कमेंट ले लूं, फिर एक और खबर आ रही है, मैं उस पर जाऊंगा। अरविंद जी, आप सहमति रखते हैं? आलोक है मेरे, और मेरे ख्याल से 10 साल सीनियर हैं, लेकिन 40-50 साल तो अब हम लोगों का भी हो गया से पॉलिटिक्स देखते और जर्नलिज्म करते। किसी प्रधानमंत्री से, अपने किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बात मैंने नहीं सुनी थी, और कोई चुनाव प्रचार में इतना सीनियर लीडर भी मैं कहूँगा इस लेवल की बात नहीं करता था जो अभी हो रहा, कि भैंस खुल जाएगी और मंगलसूत्र उतर जाएगा और मुजरा करेंगे, और विपक्ष आया तो वो हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप दे देगा। तो संविधान बदलना, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे 400 की बात कर रहे थे, 400 के बगैर भी देश में 100 बार संविधान, 100 से ज्यादा बार संविधान बदला जा चुका है। संविधान बदलने का एक प्रोसेस है। हाँ जी, बदला जा चुका है, और वो सब वो फिर सब पार्टियों की सहमति ली जाती है। मुद्दा ऐसा होता है जिसपे सब लोग विरोध, आप ही के पास 400 आ जाए और आपको जो मन करे सो बदल दीजिए, ये मानसिकता देखिए अच्छा यही रहता नहीं है। अच्छा यही रहता है, जिन्हें दशकों की पत्रकारिता का अनुभव है उनसे हम पुरानी बातें भी जान लेते हैं, जैसे आलोक सर ने अभी जिक्र कर दिया, और आप सभी का व्यू इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि हमने कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखी या सुनी नहीं है, लेकिन आप लोगों के जरिए दर्शकों तक पहुंचती हैं, हम तक पहुंचती हैं। आप सभी रहिएगा, क्योंकि जैसे अभी अबुल ने जिक्र किया, एक और खबर भी है जिसको लेकर चर्चा तेज है। अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान सामने आया है, वो भी इस चुनावी दौर में। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, ये गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। और आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार का ये बड़ा ऐलान है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से अब फिजा और बदल जाएगी। तमाम इस पर भी विचार चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव कराए जाएं। यानी कि अभी लोकसभा इलेक्शंस का माहौल है, लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकलते हैं, लेकिन लोगों के जहन में विधानसभा इलेक्शंस को लेकर भी सवाल रहते हैं, और लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठे थे। हालांकि हमने भी जब इलेक्शन की डेट सामने नहीं आई थी तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन साथ में होंगे, लेकिन अभी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ कर दिया गया है, सितंबर से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान। अमित शाह ने कहा है जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग इस बात की तस्दीक है कि अब जम्मू कश्मीर शांति और बदलाव चाहता है।
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही साबित हुई। इस चुनाव में अलगाववादियों ने भी मतदान किया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव करवाने का आश्वासन भी दिया। चुनाव कैसे होंगे और सरकार की क्या तैयारी है, इस बात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से पहले विधानसभा चुनाव की प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अब जब निर्देश दिया था तो साफ है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव होंगे। चलिए आपको 5 अगस्त 2019 की वो तस्वीर एक बार दिखा दें, जब लोकसभा में आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हुआ। ये वो दिन है जब जम्मू कश्मीर में शांति की नींव रखी गई, और ये वो ऐतिहासिक दिन भी है जब जम्मू कश्मीर में न सिर्फ आर्टिकल 370 हटा, बल्कि जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत की शुरुआत भी हुई। तस्वीर देखिए। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और एक क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सच सच नमन करना चाहता हूं। जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने साहस का परिचय दिया और धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे साथ आलोक जी भी हैं और अरविंद जी भी बने हुए हैं, आशुतोष जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। अरविंद जी, ये जितनी भी जो घोषणाएं हैं, हमने वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत कम हम वक्त दे पाए, तो मैं चाहूँगा कि अब जो भी थोड़ा समय है वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की है केंद्रीय गृह मंत्री ने, उस पर ज़रा हम आ जाएं। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि राज्य सरकारें हैं, निकाय चुनाव होते हैं और जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो तो होते ही हैं। इतने बड़े देश में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे मुमकिन है? नहीं, मुमकिन होता रहा है। पहले तो चुनाव एक ही साथ होता था सब, तो इसलिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। एक ही बार हुआ सर? नहीं, एक बार नहीं हुआ है। ये 52 का भी हुआ है, 57 का भी हुआ, 62, ये 67 के बाद आके गड़बड़ हुआ है, ये चेन गड़बड़ हुआ है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कहीं की सरकार गिर गई, नहीं चल पाई किसी राज्य की। तो ये जो बाद में भी हुआ है, ये इंटेंशनली नहीं हुआ है, ये एक नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस में ही हुआ है। कहीं सरकार गिर गई, कहीं मध्यावधि चुनाव कराने की दूसरी वजह हो गई, कहीं सरकार चलने की स्थिति नहीं रही तो केंद्र ने दखल देके वहाँ विधानसभा भंग कर दी। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं और इससे ही ये चेन बिगड़ा है। या मान लीजिए सेंटर में ही सरकार नहीं चल पाई लंबे समय तक, 5-5 साल की जगह, तो बीच में फिर चुनाव कराने पड़े। तो इसलिए ये एक लंबे प्रोसेस में ये बदलाव हुआ है। हाँ। तो इसको करेक्ट किया जा सकता है। इसको करेक्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल यही है कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव भी करने पड़ेंगे, राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। क्या ये मुमकिन है इस तरह से कि राज्य जिनकी अवधि, जिन विधानसभाओं की अवधि ज़्यादा हो, वो अपने आप को भंग करने का प्रस्ताव पास कर लें? अब ये बगैर लंबे सहमति के ये बिल्कुल सही बात है। और बिना सोचे समझे बीजेपी कोई नारा या फिर किसी योजना के बारे में जिक्र करती भी नहीं है। इसके पीछे भी एक बड़ी नहीं, सोच लेकिन है। एक छोटी चीज और कहना चाहता हूँ मैं। जो भी स्टडी हुए हैं अभी तक, वो ये बताते हैं कि अगर दोनों साथ चुनाव होता है तो जो पार्टी सेंटर में रहती है उसको थोड़ा एडवांटेज होता है। एक साथ वोटिंग जब दोनों की होगी तो
तो सेंटर वाली पार्टी को थोड़ा, यानी तो इसका इसलिए भी बीजेपी फायदा, का आग्रह जो है, हाँ, यानी इसका भी बीजेपी का फायदा आग्रह पाना उसमें- चाहेगी जरूर बीजेपी, और इसीलिए ये नारा बार बार दिया जा रहा है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शंस को लेकर बड़ी खबर हमने दर्शकों को दी, और चूंकि चुनावी दौर भी है अजय, बड़े बड़े चेहरे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और तमाम बड़े चेहरे इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अगर इन सभी बातों, जैसे यूसीसी हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, या फिर अब 30 सितंबर से पहले इलेक्शंस कराने की बात हुई, ये सभी इंडिकेशंस किस तरफ जा रहे हैं? पीओके तो लगातार चर्चा में बना ही हुआ है। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, चाहे वो 370 को हटाने की बात हो, सीए की बात हो, या तमाम वो चीजें हैं, वो अगर उन सबको देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको बताऊं कि इन चीजों का जो उन्होंने काम किया है उस लिहाज से तो देखा जाए तो वो जो कह रहे हैं उन्होंने उसको उस पर अमल भी किया है। और शायद यही वजह है कि अगर आज जो आंकलन किया जा रहा है, तमाम जो एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों में एज मिल रहा है, तो इसी कारण है कि वो जो कह रहे हैं वो स्टेप ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि पीओके पर जो लगातार बातें हो रही थी, अगर आप मुझे लगता है जो मेरी अभी कुछ समय पहले किसी डिफेंस एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो अगला चुनाव होगा वो पीओके पे होगा, वो इसलिए क्योंकि अगली बार तक जो है एक एक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात हैं, ये तो बड़ी बात आपने कह दी, ये तो बड़ी बात आपने कह दी कि अभी जो विधानसभा इलेक्शंस होंगे उसमें पीओके का मुद्दा छाया रहेगा, और यही हम लोकसभा इलेक्शंस में देख रहे हैं। पिछले 3 से 4 फेज से लगातार पीओके है जो कि चर्चा में बना हुआ है। इस पर हम आलोक सर और आशुतोष जी का भी रिएक्शन लेंगे, और मुझे लगता है अरविंद सर भी इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, लेकिन वक्त यहाँ पर एक बहुत